नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 के लिहाज से भारत के लिए जो है ये उपलब्धि भरा दिन रहा है। भारत विश्व का इकलौता ऐसा देश हो गया है जो एक साथ 2 कोविड वैक्सीन के साथ आया है और दोनों कोविड वैक्सीन जो है सक्सेसफुली ट्रायल में बिल्कुल ही सफलता के साथ अपने काम के लिए तैयार हैं। हालांकि भारत बायोटेक के जो वैक्सीन है, जिसको कि कोवी वैक्सीन जिसका नाम दिया गया है, उसको लेकर के थोड़ी सी जो है वो बातें हो रही थी कि इसका ट्रायल जो है कंप्लीट नहीं हुआ है और ऐसे में ये वैक्सीन जो है हो सकता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तीसरे ट्रायल में भी सक्सेसफुली जो भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है वो अपने क्षमता के साथ खड़ा उतरा है और इसके साथ ही भारत पूरी तरह से दमदार तरीके से कोविड की लड़ाई में सफलतापूर्वक जो है वो उतर चुका है और इस वैक्सीन के साथ अपने ही देशवासियों को नहीं बल्कि कई और देशों की मदद के लिए भी तैयार है। और ऐसे में उन लोगों की जुबान पे जबरदस्त ताला लग गया है जो वैक्सीन को लेकर ना जाने कैसे कैसे सवाल खड़े कर रहे थे। कोई मिलान से ट्विटर के जरिए बार बार कोविड वैक्सीन को लेकर के तंज कस रहा था, तो कोई देश के अंदर ही कोविड वैक्सीन पे न जाने कैसे कैसे अफवाह फैला रहा था कि इसमें सुअर का मांस है या उसमें ये जो है आपको नपुंसक बना सकता है या ये बीजेपी का वैक्सीन है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। यहाँ तक कि रामदेव बाबा ने भी इस वैक्सीन को लगवाने से मना कर दिया था। शायद उनकी कुछ दिली दुख जो है वो सामने उभर के चली आई थी जब कोरोना का पीरियड चल रहा था। बाबा रामदेव ने पतंजलि के जरिए कोविड के लिए एक टैबलेट निकाला था जिसको कि सरकार ने मना कर दिया था। वो शर्तिया इलाज कर रहे थे, किसी भी ट्रायल के बिना, किसी भी परमिशन के बिना वो अपने इस प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में आए थे। सरकार ने उस पर लगाम लगा दिया था। उनको कहा था कि ये तो इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है, लेकिन ये कोविड वैक्सीन के तौर पे या कोविड की दवाई के तौर पे, कोरोना की दवाई की तौर पे बिना ट्रायल के इसको मार्केट में नहीं उतारा जा सकता है। उसके बाद उसके ऊपर ये शर्तिया जो इलाज वाला जो टैग था रामदेव बाबा का, उसको हटा दिया गया था और उसको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे लाया गया था। लेकिन जब सीरम और भारत बायोटेक की अगर बात करें, जब दोनों कंपनियों ने भारत के लिए जब ये कोविड-19 की वैक्सीन को बनाना शुरू किया था तो ऐसा लगा था कि शायद बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि भारत ऐसा देश है इसकी क्षमता पे हमेशा ही अपने ही लोग सवाल खड़े करते रहते हैं। लेकिन बड़े ही दमदार तरीके से विश्व का मुकाबला करते हुए जिस तरह से भारत ने कोविड-19 की लड़ाई में अपना परचम लहराया है, ये साफ कर दिया है कि भारत एक बहुत ही सक्षम देश है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उसके साथ जब वो लड़ता है तो उस लड़ाई में बहुत ही पराक्रम के साथ विजयी होता है। और उस विजय में सिर्फ भारत को फायदा नहीं होता है, ये सफलता पूरे विश्व के लिए होता है। और भारत एक ऐसा देश है जो इस लड़ाई में, जबकि उसके लोगों को भी जरूरत होती है, लेकिन ये सोच के चलता है कि ये विश्व की महामारी है। ऐसे में इस वैश्विक महामारी में भारत का अपना योगदान होना चाहिए और विश्व की सहायता के लिए वो तैयार रहता है। ऐसे में इन दोनों वैक्सीन के साथ भी भारत तैयार है और कई देशों की मदद के लिए वो तैयार, कई देशों के साथ बातचीत भी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मिलान में बैठे राहुल गांधी को ये जरूर सोचना चाहिए कि वहां से बैठे बैठे ट्विटर के जरिए जो वो अफवाहें फैलाते रहते हैं, कम से कम उसके लिए वो स्टडी जरूर कर लिया करें, कुछ पढ़ लिया करें, बैकग्राउंडर को जान लिया करें और किस चीज के लिए क्या लिखना है इस पे वो एनालिसिस जरूर करें। क्योंकि अब जो राहुल के ट्विटर्स हैं वो बचकाने होने लगे हैं। कांग्रेस क्या हर बात पे विरोध जो है उससे इस देश की जनता भी त्रस्त आ चुकी है और जनता अब कांग्रेस का विरोध करने लगी है। यही वजह है कि कांग्रेस धीरे धीरे हर राज्य से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कोविड वैक्सीन की इस लड़ाई में कांग्रेस ने जहां एक तरफ सरकार का साथ न देते हुए हर उस बात पे विरोध किया, तंज कसा या फिफ्तियां कसी, वो कांग्रेस के लिए ही नुकसानदेह हो रहा है। चाहे वो जब कोरोना वॉरियर्स जब आए थे उनके उत्साह वर्धन के लिए जितनी भी तैयारियां की गई थी उसकी बात करें, या जब देश में कुछ केसेस आए थे और भारत पूरी तरह से तैयार नहीं था, वो कैसी पीपी उनके पास पीपी किट इतने नहीं थे, उनके पास वेंटिलेटर इतने नहीं थे, उनके पास
क्वारंटीन सेंटर इतने नहीं थे, किस तरह से टेस्टिंग जो लैब्स हैं उसकी कमियां थी, बावजूद इसके कुछ ही महीनों में भारत ने जिस तरह से अपनी पूरी तैयारी को दुरुस्त ही नहीं किया बल्कि दूसरे देशों को भी मदद करना शुरू कर दिया, ये कांग्रेस के मुंह पे एक तमाचा था। कांग्रेस से नहीं, जितनी भी पक्षपातियां हैं, खासकर लेफ्ट की अगर बात करें तो लेफ्ट इस तरह की चीजों पे अगर सवाल खड़े करता है तो कहीं ना कहीं उनकी नीयत पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो देश के साथ हैं या किसी विदेशी ताकत के कठपुतली बनकर देश विरोध में काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल राहुल गांधी पे भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी, आपको देखना चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा पे कैसे कैसे खुलासे हो रहे हैं, किस किस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। फंसे हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा। आप मिलान में बैठ के ट्विटर के जरिए भारत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपकी माताजी कांग्रेस की अध्यक्ष तो बनी हुई हैं, लेकिन अध्यक्ष के तौर पे कहीं नजर नहीं आ रही हैं। वो इस देश में की राजनीति में कोई सहभागिता नहीं निभा रही हैं। जनता के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। आपकी बहन प्रियंका गांधी राजनीति में तो शामिल हो गई हैं, लेकिन जनता की जनसेवा में से उनका कोई सरोकार नहीं है। और आप अपनी छुट्टियों की जगह पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ट्विटर पे या फेसबुक के जरिए होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो रहा है। इस देश की जनसेवा जब तक यहाँ के राजनीतिज्ञ नहीं किए हैं तब तक इस देश की जनता ने उनको अपनाया नहीं है, और जिसने भी विरोध की राजनीति की है उसको ठुकराने में भी भारत की जनता ने कोई देरी नहीं की है, कोई जो है कोर कसर नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में सुधरने की जरूरत है। अगर कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाना चाहती है तो विरोध विपक्ष का जो है वो दमदार हथियार होता है, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना होता है, बल्कि उसमें जनता की सेवा और देश के हित की बात करते हुए उस विरोध के लिए पॉइंटर्स बनाना बहुत जरूरी होता है कि आप जो विरोध कर रहे हैं वो आखिर उसमें गहराई कितनी है और सच्चाई कितनी है। अफवाह पे विरोध ये हमेशा से ही घातक रहा है और वो खुद के लिए सुसाइडल स्टेप माना जाता है। तो कांग्रेस के लिए भी नसीहत है, अखिलेश यादव आपके लिए भी नसीहत है कि आपके पिताजी ने बहुत अच्छी राजनीति की थी और उस राजनीति का आप इस तरह से बेड़ा गर्क मत कीजिए कि जब दवाई आती है तो वो न बीजेपी की होती है, न सपा की होती है, न कांग्रेस की होती है। खैर, ये तो आपकी आपके अपने ही घर की बहू ने बता दिया। अलका यादव ने कहा कि ये जो वैक्सीन है उस पे इस तरह के जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं उन वैज्ञानिकों का अपमान है, इस देश का अपमान है, और हमें देश के साथ चलना है, हमें ये बताना है। मैं देश की जनता से भी ये गुहार लगाऊंगी कि आप ये बताइए, आप अपनी खुशी इस तरह से जाहिर कीजिए कि विश्व पटल पे ये खुशी खुलकर सामने आए और भारत एक दमदार तरीके से वहां पे नजर आए। क्योंकि इस कोरोना पीरियड में भले ही लोग बोले कि भारत की अर्थव्यवस्था वो डगमगा गई है, चरमरा गई है और भारत की अर्थव्यवस्था में अब कुछ भी नहीं रह गया है, लेकिन जिस तरह से भारत की दवाइयों का, भारत के मेडिकेटेड इक्विपमेंट्स का और भारत की कोरोना पीरियड में भारत की सहयोग के लिए पूरे विश्व ने भारत की तरफ मुंह ताका है, ये साफ हो गया है कि भारत ने इस कोरोना में अपने दमखम पे सिर्फ अपने ही देशवासियों का नहीं बल्कि विश्व के कई देश के नागरिकों का जो है वो भला किया है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस देश वासियों को, भारत की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि वैक्सीन आ गया है। एक नहीं, दो वैक्सीन आया है और दोनों ही सक्सेसफुली अपने ट्रायल में खरे उतरे हैं और लोगों को इस कोरोना वायरस से निजात देने के लिए, जिसे हम चाइनीज वायरस भी कह सकते हैं, चाइना का एक प्रोपेगेंडा था, ये एक जैविक युद्ध था जिसमें भारत ने फतेह पाई है। नमस्कार।